हेलो सेकेंड ईयर। पिछली क्लास में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, उत्पादन फलन। उसमें हमने उत्पादन फलन की परिभाषा, उसकी मान्यताएं चित्र के द्वारा वर्णन किया था। दूसरा, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन के बीच संबंध और वक्र के द्वारा कुल उत्पादन वक्र के द्वारा सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन किस प्रकार निकालते हैं उसके बारे में बताया था। और औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बीच के संबंध को वक्रों के द्वारा समझाया था। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन फलनों के विभिन्न रूप, जिसमें हम पहला लेते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन व दीर्घकालीन उत्पादन फलन। जिसमें सबसे पहले है अल्पकालीन उत्पादन फलन। इसमें एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे साधन के मात्राओं को बढ़ाकर एक समय में कुल उत्पत्ति पर प्रभाव देखते हैं। जैसे कृषि के संदर्भ में भूमि को स्थिर रख के श्रम की मात्राओं को बढ़ाकर कुल उत्पत्ति पर प्रभाव देखते हैं, अथवा उद्योग में पूंजी को स्थिर रख के श्रम की मात्रा को बढ़ाकर कुल उत्पत्ति पर प्रभाव देखते हैं। अतः उत्पत्ति ह्रास नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन का देन होता है। जैसा कि पिछली उसमें क्लास में बताया था कि पूंजी की एक इकाई को स्थिर रख के श्रम की मात्रा बढ़ाने पर कुल उत्पत्ति 14, 20, 25, 29, 32, 34 होती है। ये अल्पकालीन उत्पादन फलन की स्थिति है। दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। उनका प्रभाव कुल उत्पत्ति पर देखा जाता है, जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन की स्थिति का सूचक होता है। श्रम उत्पादन की सारणी में श्रम व पूंजी दोनों की मात्राओं को बढ़ाकर कुल उत्पत्ति पर कई प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। जैसे 1 इकाई श्रम 1 इकाई पूंजी तो 14 इकाई उत्पत्ति, 2 इकाई पूंजी 2 इकाई श्रम तो 28 इकाई उत्पत्ति, 3 इकाई पूंजी और 3 इकाई श्रम तो 42 उत्पत्ति। इसे हम पैमाने के समान प्रतिफल की दशा कहते हैं। इसी प्रकार 2 पूंजी 1 श्रम 20 इकाई उत्पत्ति, 3 पूंजी 2 श्रम 35 इकाई उत्पत्ति, 4 पूंजी 3 श्रम 49 इकाई उत्पत्ति। इसी प्रकार पूंजी श्रम के विभिन्न अनुपातों में लेकर कुल उत्पत्ति की मात्राएं ज्ञात की जाते हैं। इसे हम पैमाने के प्रतिफल के कहते हैं, जिसे हम आगे विस्तार से इसकी व्याख्या करेंगे। दूसरा उत्पादन फलन है स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन। स्थिर अनुपात वाले उत्पादन फलन में दोनों साधनों के अनुपात नहीं बदलते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। चित्र में OX पे हमने श्रम लिया है, OY पर हमने पूंजी ली है। बीच में ये 45 डिग्री लाइन है, जहाँ पे इस पे समोत्पत्ति वक्र दर्शाया गया है। ए बिंदु पर 2 और 1 यानी पूंजी और 2 इकाई पूंजी 1 इकाई 2 इकाई श्रम 1 इकाई पूंजी से 100 यूनिट उत्पादन होता है। अगर 200 यूनिट उत्पादन हमें करना है तो उसी अनुपात में साधनों को बढ़ाना होगा, यानी 4 इकाई श्रम और 2 इकाई पूंजी। इसी प्रकार 300 उत्पादन लेना है तो हमें सी बिंदु पर 6 इकाई श्रम और 3 इकाई पूंजी, यानी 2 और 1 को हमेशा रेशो समान रहेगा, यानी K/L = 1/2। इसे हम स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन की दृष्टांत में पूंजी के लिए श्रम का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता, अर्थात पूंजी श्रम अनुपात अर्थात K/L = 1/2 हमेशा स्थिर बना रहता है। पूंजी व श्रम के अनुपात नहीं बदलने के कारण स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन प्राप्त होता है।
लेकिन व्यवहार में उत्पादन के साधन परस्पर काफी सीमा तक प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं, जिसे परिवर्तनशील अनुपातों के उत्पादन फलनों की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार की स्थिति एक साधन को विभिन्न श्रेणियों के संयोगों से परिवर्तन से प्राप्त की जा सकती है, जैसे नाइट्रोजन उर्वरक व फास्फेट उर्वरक दोनों प्रकार के उर्वरकों के संयोगों में फेर बदल करके उत्पत्ति की 100 इकाई मात्रा प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार 200 इकाई, 300 इकाई आदि मात्रा भी प्राप्त की जा सकती है। तीसरा उत्पादन फलन है रेखीय समरूप उत्पादन फलन। इंग्लिश में इसे कहते हैं लीनियरली होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलनों के विवेचन में प्रथम अंश में समरूप फलनों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। इसे रेखीय समरूप उत्पादन फलन या पैमाने के समान प्रतिफल वाले फलन भी कहकर पुकारते हैं। इन सब का एक ही अर्थ होता है और हम सभी साधन एक ही अनुपात में बढ़े जाते हैं और उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन को हम पहले भी बता चुके हैं। इसकी दो विशेषताएं हैं। कॉब डगलस उत्पादन फलन में ये हम देख लेते हैं। कॉब डगलस 2 अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर कॉब और प्रोफेसर डगलस। उन्होंने अपना एक उत्पादन फलन दिया था, Q = AL अल्फा K1 माइनस अल्फा। A और अल्फा स्थिर राशियां हैं। अल्फा की मात्रा 0 से 1 के बीच में होती है। L श्रम की मात्रा, K पूंजी की मात्रा का सूचक है। यदि L और K दोनों को लैम्डा, ग्रीक शब्द लैम्डा के अनुपात में बढ़ाए जाते हैं तो सूत्र इस प्रकार होगा, Q = A लैम्डा L अल्फा लैम्डा K1 माइनस अल्फा। और इसमें हम लैम्डा कॉमन लें तो फिर अंदर पहला वाली ही उत्पादन फलन प्राप्त होगा, अर्थात लैम्डा Q। पहला, सभी साधनों को एक अनुपात में बढ़ाने पर उत्पत्ति की मात्रा उसी अनुपात में बढ़ती है। यदि साधनों की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो उत्पत्ति भी दुगनी हो जाएगी। दूसरा, इस प्रकार के उत्पादन फलन की दूसरी विशेषता यह होती है कि इसमें औसत उत्पत्ति व सीमांत उत्पत्ति दोनों साधनों का अनुपात पर निर्भर करती है, न कि साधनों की कुल मात्राओं पर। यानी 40%, 60% ये रेशो पर निर्भर करता है, ना कि उनकी कुल मात्राओं पर, जिसको हम नीचे स्पष्ट करते हैं। Q = AL अल्फा K1 माइनस अल्फा। श्रम की औसत उत्पत्ति के लिए Q में हम L का भाग देंगे। जब L का भाग देते हैं तो फिर सूत्र इस प्रकार हो जाए, समय उत्पादन फलन इस प्रकार होगा, L की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी 1, यानी AL अल्फा माइनस 1 K अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा, तो K/L 1 माइनस अल्फा। यानी श्रम की औसत उत्पत्ति श्रम के अनुपात यानी K और L पर निर्भर करती है, न कि उसकी निरपेक्ष मात्रा पर। मान लीजिए K 4 है, L 1 है और A 100 है, अल्फा 1/2 है। अगर सूत्र में इसे पुट करें तो मान 200 आएगा। इस प्रकार के उत्पादन फलन में साधन की औसत उत्पत्ति व श्रम के अनुपात या अथवा साधनों के अनुपात से प्रभावित होती है, न कि उसकी निरपेक्ष मात्राओं से। यह स्थिति श्रम की सीमांत उत्पत्ति के लिए भी है, लेकिन श्रम की सीमांत उत्पत्ति निकालने के लिए चलन कलन विधि का प्रयोग करना आवश्यक है, जैसे कि Q = AL अल्फा K1 माइनस अल्फा। अगर इसका हम सीमांत फलन निकालें, सीमांत उत्पादन फलन निकालें तो dQ/dL, यानी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करते हैं
तो ए अल्फा के एल अल्फा -1 के 1 माइनस अल्फा और बराबर ए अल्फा के अपॉन अल्फा एल अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसके लिए आपको चलन कलन विधियों का प्रयोग समझना होगा। चौथा उत्पादन फलन है जिसे कोब डगलस उत्पादन फलन कहते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार होता है Q इजिकल टू ए एल अल्फा के बीटा। Q उत्पत्ति की मात्रा, L श्रम की मात्रा, K पूंजी की मात्रा। A व अल्फा व बीटा धनात्मक राशियां हैं जिसे आंकड़ों का उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। अल्फा तकनीक को सूचित करता है। तकनीक जितनी ऊंची होगी ए का मूल्य उतना ही ऊंचा होगा। उदाहरण के लिए यदि अल्फा 0.6 है तो इसका अर्थ है श्रम की मात्रा 1% की वृद्धि पर पूंजी की मात्रा स्थिर रहने पर उत्पत्ति की मात्रा 0.6% वृद्धि होती है। इस प्रकार बीटा पूंजी की उत्पत्ति लोच का सूचक है। उदाहरण के लिए बीटा 0.2 का अर्थ है कि पूंजी की 1% बढ़ाने पर उत्पत्ति की मात्रा 0.2 में वृद्धि होती है। कोब डगलस फलन की निम्न दशाओं का विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। पहला, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 1। तो अल्फा 0.6 और बीटा 0.4 होने पर अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 1। इसका अर्थ है श्रम की 1% वृद्धि पर 0.6 की वृद्धि होगी उत्पत्ति में। पूंजी की 1% वृद्धि पर 0.4 वृद्धि होगी। इस प्रकार श्रम और पूंजी प्रत्येक में 1% वृद्धि होने पर उत्पत्ति में 1% की वृद्धि होती है। अतः यह पैमाने के समान प्रतिफल की परिचायक है। दूसरा, अल्फा प्लस बीटा मोर देन 1 होने पर, अल्फा 0.6 बीटा 0.5 होने पर, जो कि 1.1 मोर देन 1 है, तो वर्धमान प्रतिफल का परिचायक है। अर्थात श्रम व पूंजी की प्रत्येक में 1% की वृद्धि होने पर कुल उत्पत्ति में 1% से अधिक की वृद्धि होगी। यदि अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है, यानी अल्फा 0.6 बीटा 0.3, तो यानी अल्फा प्लस बीटा 0.9 है जो 1 से कम है, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल का परिचायक है, जिसका अर्थ है कि श्रम पूंजी के प्रत्येक 1% की वृद्धि से कुल उत्पत्ति में 1% से कम की वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए अल्पकाल में A 10 है, अल्फा और बीटा 1/2, तो पूंजी की स्थिर मात्रा K4 लेने पर उत्पादन फलन Q इजिकल टू ए अल्फा के बीटा। तो इनको हम वैल्यू पुट करते हैं तो मान 0√L आएगा। उत्पादन फलन में L के विभिन्न मूल्य प्रतिस्थापित करने पर कुल उत्पत्ति, औसत उत्पत्ति, सीमांत उत्पत्ति की मात्राएं निम्न प्रकार से प्रदर्शित होती हैं। श्रम की 0 से 1 इकाई होने पर कुल उत्पत्ति 20, औसत उत्पत्ति 20, सीमांत उत्पत्ति 20। 2 इकाई होने पर कुल उत्पत्ति 20, 28.28। अगर उसमें हम 2 औसत उत्पत्ति 2 का भाग दें तो 14.14, और इसी प्रकार 20 में से 28.28 में से 20 माइनस करें तो सीमांत उत्पत्ति 8.28 निकल आएगी। श्रम की इकाई 3 होने पर कुल उत्पत्ति 34.64, उसमें 3 का भाग देते तो औसत उत्पत्ति 11.55 निकल आएगी। और इसी प्रकार 34.64 में 28.28 माइनस करें तो 6.36 निकल आएगा। इसी प्रकार श्रम की चौथी इकाई लेने पर कुल उत्पत्ति 40, उसमें 4 का भाग दिया तो औसत उत्पत्ति 10, और 40 में से 34.64 घटाया तो 5.36 सीमांत उत्पत्ति प्राप्त होगी। श्रम की 5वीं इकाई यानी कुल उत्पत्ति 44.72, औसत उत्पत्ति 8.94 और सीमांत उत्पत्ति
4.72 जो कि 44.72 में 40 माइनस करने पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार दीर्घकाल में दोनों साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो मान tan √L के हो जाएगा। और Q की वैल्यू पुट करने पर, जैसे Q और L 1 करने पर 10, 2 करने पर 20, 3 करने पर 30, 4 करने पर 40, यानी पैमाने के समान प्रतिफल की दशा में साधन दुगना करने पर उत्पादन दुगना और तिगना करने पर तिगना, चौगुना करने पर चौगुना हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।